बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर कर दें कि एक तो जेल से पैगाम था खान साहब का कि हमने अपोजिशन लीडर जो है वो नेशनल असम्बली में आचकज़ई साहब को नामजद कर दिया है। तो क्यों ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली आप लोगों को इख्तलाफ है और शायद आचकज़ई साहब को कबूल करने के लिए PTI का एक धड़ा तैयार नहीं है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये तअस्सुर बिल्कुल गलत है। जो फैसला इमरान खान का हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस के हवाले से हो या इन नामजदगियों के हवाले से हो, वो पार्टी कबूल करती है। बुनियादी तौर पे पूरे कॉन्टेक्स्ट से बात कन्वे शायद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई। इन दो सीटों पे, लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीटों पे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और इनका लीगल बैटल अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वहाँ चल रही है कि हमारा ये डी नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकते थे क्योंकि सज़ाएँ हो गई, बिल्कुल 10 साल की सज़ा हो गई। मगर 10 साल की सज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इंटरप्रेट कर लें कि ये सज़ाएँ मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ाएँ और बंदा डिसक्वालीफाई हो जाए। ये इंटरप्रिटेशन किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कर ली बगैर सुने, इस बाबत केस चल रहा था। तो डिसाइड यही हुआ था, जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई कि अगर कोर्ट इनके अगेंस्ट डिसाइड कर देती है या इन्हें फेवरेबल रिलीफ नहीं मिलता तो ये नामजदगियां होंगी। अब उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर लिया गया कि शायद पॉलिटिकल कमेटी खान साहब के फैसलों के दरमियान आड़े आ गई, हालांकि इस तरह से नहीं है। अच्छा, अभी आचकज़ई साहब को ही हम फाइनल चॉइस समझेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के 8 केसेस के अंदर जो उनकी ज़मानत हुई है, क्या जो उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज और जो दीगर 9 मई से अंदर रिलेटेड लोग थे उनके खिलाफ फैसले आए, क्या खान साहब से मुताल्लिक आया हुआ फैसला उन लोगों के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की अहलियत रखता है? देखिए, खान साहब का हुई है बेलों का फैसला, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी हैं, दो एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मगर इधर जो देखने का नुक्ता है कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है जो कि एक ATC अदालत को रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि खान साहब को जो रिलीफ दिया गया बेसिकली खान साहब पे इल्ज़ाम क्या है, कंस्पिरेसी का इल्ज़ाम है। और कंस्पिरेसी के इल्ज़ाम पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 3 अशखास को पहले ज़मानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर है जो कि तमाम अदालतों पे बाइंडिंग है। जब एक बाइंडिंग ऑर्डर इन फील्ड था तो क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को बेल ग्रांट की, क्यों नहीं ATC अदालत ने इमरान खान को बेल ग्रांट की? ये सवाल हैं जो कि देखने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूद जजेस हैं, ये उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है कि वो जो उनके मातहत अदालतें हैं उनमें मौजूद जजेस से भी बात पूछ कर सकें, मालूम हो सके कि जब एक चीज़ तय हो चुकी तो उसके लिए इतनी ताख़ीर क्यों की गई। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक मोहतात अंदाज से चले कि इवन जो है ना मेरिट पे उधर बहस नहीं करने दी गई, क्योंकि अगर मेरिट पे बहस होती तो बहुत सारी बातें जो आप ट्रायल की बात कर रही थी वो भी चीज़ें सामने आती कि जो गवाह बनाया गया हसाम अफजल, जो इमरान खान की टेबल के नीचे से नमूदार हुआ और उसने इतनी बड़ी एक कहानी बताई कि और वो कहानी इतनी अपीलिंग थी कि उसी कहानी की बुनियाद पे ATC पहले सरगोदा कहती है कि ये झूठा तरीन गवाह और तमाम मुल्ज़िमान बरी होते हैं, और उसके बाद 1,26वीं आईनी तरमीम के बाद एक क्या चेंज आती है कि वही ATC अदालत सज़ा कर रही है उमर अयूब को, वही ATC अदालत जो है ना फैसलाबाद में ज़रताज गुल वगैरह को सज़ा कर रही है, और वही ATC अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह को सज़ा कर रही है। ठीक है, अब ये बताइए कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो एक बहुत बड़ी दीवार हमें अदालत में नज़र आती है वो अल-कादिर ट्रस्ट केस की है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? बज़ाहिर तो बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुरअज़्म होना काफ़ी है या आपको लगता है कि कुछ और भी आगे बढ़ के करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मामला तो वहीं के वहीं रुके अल-कादिर की वजह से? देखें, अल-कादिर में खान साहब की सज़ा मनसूखी की भी दरख्वास्त दी। एक तो आपने अपील की बात की ना, अपील उन्होंने कहा चलें जी अपने आउट ऑफ 10 नहीं सुनेंगे, अपने ऑर्डर पर सुनेंगे। मगर देखें, जहाँ एक अक्यूज़ का राइट है, एक सज़ा बनती ही नहीं है। एक ऐसे केस में इमरान खान को सज़ा दी गई है जिसका सर है ना पैर है, जो 190 मिलियन, हालांकि 190 मिलियन वो अमाउंट भी नहीं है, उसका इल्ज़ाम लगाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में जा सके। इमरान खान का क्या ज़ाती फ़ायदा है? जो ट्रस्ट का इल्ज़ाम लगाते हैं वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वो इमरान खान की ज़ाती प्रॉपर्टी है, ना वो इमरान खान के बच्चों ने इनहेरिट करनी है, ना इमरान खान उस ट्रस्ट से कोई पैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब एक केस का सर पैर
खैर ही नहीं है, मगर क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है, ये उस तरह से चला रहे हैं। जो सोचने वाली बात है पीटीआई की लीगल टीम की, स्ट्रेटजाइज करना है। ये तो देखिए ना, उन्होंने ट्रैक पे केसेस डाल दिए हैं। अगर हम इनके ट्रैक पे चलते रहेंगे तो फिर तो इसी तरह एक कन्विक्शन आप ख़त्म कराएंगे तो दूसरी आ जाएगी, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रेशर टैक्टिक्स तो उस तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कल से आज तक अलीमा खान साहिबा के दोनों साहबजादे जो हैं उन्हें उठा लिया गया। अभी शेरशाह के हवाले से नहीं, लेकिन शाहरेज़ के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आई हैं। उसमें जो एटीसी के जज साहब हैं उन्होंने 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया, और वो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अभी इन्वेस्टिगेट हम करेंगे कि ये बेगुनाह हैं या वाकई इनका कोई किरदार है 9 मई के हवाले से। उस पर पीटीआई क्या सोच रही है? देखें, जुल्म की इंतहा है। बुनियादी तौर पे देखें, हम तो जो सोचे क्या जज का काम नहीं है, जिस ततमे बयान पे वो रिलाय करें, उन ततमे बयान में नाम तो पढ़ें, कौन कौन से नाम मौजूद हैं। उसमें ऐसे भी नाम मौजूद हैं जो आज वक्त के वज़ीर बैठे हुए हैं, तो उनको कौन पूछेगा? अगर आप कह रहे हैं ना कि 9 में एक हकीकत है, तो उस हकीकत को करने वाले अगर वो ततमे बयान वाले आज किस तरह से वज़ीर बन गए? शाहरेज़ को तो आप कह रहे हैं वो 9 मई का, तो उसका तो बाकायदा फ़ोटोग्राफिक प्रूफ मौजूद है, वो चित्राल में मौजूद है। क्यों आपने उठाया? आपने उठाया इसलिए क्योंकि अलीमा खान आपको चुभ रही है, आपको वो चुभ रही है उनकी प्रेजेंस। क्यों अडयाला के बाहर वो ज़िद डाल के बैठ जाती हैं कि भाई के मिले बगैर मैंने नहीं जाना? वो क्यों अदालतों में पहुँच जाती हैं? क्यों वो कोशिश करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करने की? ये सारी वजूहात हैं जिस बुनियाद पे जो बच्चों को उठाया गया, जिनका सियासत से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो इस गिरफ्तारी पर तनकीद इसलिए भी कर रहे हैं कि पीटीआई के जिन सियासी लोगों को मौजूद होना चाहिए था अदालत में, वो लोग नहीं पहुंचे। तो इस किस्म की तनकीद की रोकथाम आप कैसे करेंगे जब आपके अपने ही साथी आप लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं? ये नेचुरल, पार्टी बहुत बड़ी है, नेचुरल आउटबर्स्ट लोगों का होता है। देखें, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्या सलमान राजा साहब नहीं है, वो वहाँ मौजूद थे। अब देखें, एक रात के नोटिस पे अब देखें ना, आप कहें कि जी पेशावर से लोग लाहौर पहुँच जाएंगे। देखिए, लोग पहुँचते हैं जिधर जिधर पहुँचना होता है और पूरा बैकअप देते हैं। पीटीआई की पूरी लीगल टीम वहाँ मौजूद थी। ये नहीं कि उन्होंने कोई प्राइवेट काउंसिल की है। जहाँ भी पीटीआई की वजह से किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी लीडरशिप के साथ मसला होगा, वो कला खड़े होंगे। ठीक है, अभी बाई इलेक्शंस के ऊपर आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी में गालिबन बात होना थी, और मंगल को मुझे याद है कि सलमान अकबर राजा साहब ने कहा था, खान साहब ने कहा पॉलिटिकल कमेटी में आप लोग आपस में फैसले कर लें। हमें ये पता था कि 2 मुख्तलिफ राय हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कुछ लोग समझते हैं बायकॉट ही हमें करना चाहिए। तो बाई इलेक्शंस पे आप लोगों ने क्या फैसला किया है? बुनियादी तौर पे खान साहब का इस पे बड़ा एक पहले वाज़े मौक़िफ़ आया कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट कर रही है, मगर इस मंगल को अली बुखारी साहब की मीटिंग हुई खान साहब से, तो उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा खान साहब के, और साथ साथ बताया कि देखें, जिस तरह से अभी फैसलाबाद में सज़ाएँ हुई हैं, आपके 18 MNAs को इस वक्त पार्लियामान से 1.5 साल के पीरियड में फारिग कर दिया गया। इसी तरह का समझे 10-12 को वो नॉकआउट कर देते हैं केपीके में। तो अगर हम बायकॉट में चले जाते हैं, कल को तो केपीके की गवर्नमेंट ख़तरे में पड़े। तो इसीलिए खान साहब ने अपना फैसला छोड़ दिया पॉलिटिकल कमेटी पे कि पॉलिटिकल कमेटी उस पर डिलिब्रेट करे। तो कल भी पॉलिटिकल कमेटी ने डिलिब्रेट किया है। उसमें मेरी आमिर डोगस साहब से बात हुई थी, हमारे चीफ विप भी हैं। उन्होंने यही कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम पूरी टूथ एंड नेल इस बाई इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी कुछ डिसाइड किया कि जिन फैमिलीज से लोग गए हैं उन्हीं फैमिलीज में से लोग आगे आएंगे, या आप लोग कुछ अदर कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर रिलाय करेंगे इन बाई इलेक्शंस के लिए? इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। कि इन्होंने कोई इसमें कोई क्राइटेरिया बनाया है या क्या किया है, ये सलमान अकरम राजा साहब से पूछा जाए तो ज़्यादा मुनासिब। ठीक है, अभी मैंने साहब, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो रैशनलाइजेशन है उसके ऊपर बात हो रही है, जो नए सूबे बनाने की बात है उसके ऊपर डेफिनेटली जब तमाम सियासी जमातें बैठेंगी, तमाम लोग साथ जोड़ कर बैठेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएगी। देखें, आईनी तरमीम बड़ा डेलिकेट मैटर होता है। आप समझें कि आप पूरे पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। देखें, आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये मार्ज़े वजूद में आता है। देखें, क्या एक तो इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, अगर चलें इस हकीकत को भी एक साइड पे रखते हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है जो इलेक्शन में
इस बात पे वोट लेके आई है कि हम नए सूबे बनाएंगे? किसी ने बात की इस पे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अवाम से इस चीज़ पे वोट लिया कि हम एनएफसी को रिवाइज़ करेंगे? तो ये सारी बातें बेमानी हैं। देखें, आप जब तक इस अवाम से इस चीज़ पे मैंडेट नहीं लेंगे, आप इस आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम पूरे आइन के खदोखाल तब्दील करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त सिविल सुप्रीमेसी को जितना कमज़ोर करने की बात करें, इस चीज़ का आपको अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया। ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर जो 18th अमेंडमेंट की भी हमारे सामने बैरिस्टर साहब बात आ रही है, उसमें ये है कि चूँकि एनएफसी का भी मामला है और ये कहा जा रहा है कि एनएफसी मशरूत होगा किसी भी सूबे की परफॉर्मेंस के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में